हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा। गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 191 से और 192 क्वेश्चन, जो कि हमारा IIT JEE मेंस का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पार्ट चल रहा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। केस है आपका इफ अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन sin अल्फा प्लस sin बीटा इक्वल्स टू √3 cos अल्फा माइनस cos बीटा, देन sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा इक्वल्स टू 1 sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा। एक्चुअली वो 3 अल्फा और 3 बीटा में कोई रिलेशन चाहता है, अल्फा और बीटा उसने दिए हुए हैं। ठीक है, इस केस को हम सोल्व करते हैं। इक्वल्स टू में √3 cos अल्फा माइनस cos बीटा दिया हुआ है। ऐसा करेंगे, जनरली ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लाने की कोशिश भी कर सकते हैं, cos अल्फा माइनस cos बीटा। मैं यहां पर आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा कि यहां पर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे कर लो कि सवाल देखते ही दिमाग में आ जाए कि sin c प्लस sin d का फॉर्मूला है cos c माइनस cos d का, या cos x प्लस cos y, या sin x प्लस sin y, cos x माइनस cos y, कौन सा फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, sin अल्फा प्लस साइन बीटा, यानी कि sin x प्लस sin y वाला, या sin c प्लस sin d वाला। किसी किसी बुक में sin c प्लस sin d है, किसी किसी में sin x प्लस sin y है। तो फॉर्मूला क्या था, 2 cos c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। 2 cos था, 2 sin था, 2 sin था, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू cos c माइनस d बटे 2। ठीक है, अपॉन cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू sin c माइनस d माइनस c बटे 2। माइनस में लगा दो, 2 sin c प्लस d बटे 2 इंटू sin c माइनस d बटे 2। फॉर्मूला याद नहीं है तो क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले निकालो, नहीं तो हमारी बड़ी बेहतरीन सी वीडियो पड़ी है जिसमें हमने फॉर्मूलों का भंडार भर दिया है और सारे प्रूफ करवाए हैं। cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये बच गया। क्या बचा ये, कोट अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का √3। कोट है ये, कोट क्या है, कोट थीटा √3 होता है। कब होता है, कोट 30 डिग्री पर या कोट 60 डिग्री पर, किस पर होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 π/6 पर होता होगा, यानी कि कोट 30 पर √3 होता होगा। लेकिन ये तो माइनस का है, परेशानी फिर आ गई। तो यहाँ पर हमें सब कुछ याद होना चाहिए। सब कुछ क्यों याद होना चाहिए, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे वाले में sin थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, तीसरे वाले में tan थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव, चौथे वाले में कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। ठीक, अगर ये √3 होता, मान लो कि √3 होता, तो आप बोलते कोट π/6 की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी कि कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, √3 आ रही है, यही आता। लेकिन माइनस का है, माइनस का मतलब ये इस क्वाड्रेंट में ना आकर के इसे इस क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दो। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करने का तरीका क्या है, उसे या तो 180 डिग्री से माइनस कर दो या 90 डिग्री से प्लस कर दो। ये क्योंकि ये वाला एंगल कितना होता है 90, ये वाला क्वाड्रेंट ये 180 डिग्री। तो अब इसमें क्या करना है, 180 से माइनस कर दो, यानी कि π/6 को किससे माइनस कर दो, पाई से। अगर यहां पर माइनस दिखाना है तो इसे हटा देते हैं फिलहाल। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली कोट पाई माइनस π/6। ये केस क्या बना, एलसीएम लो बेटा जरा इसका, पाई माइनस π/6, पाई माइनस π/6, एलसीएम लेंगे 6, तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई अपॉन 6। ये केस आपके सामने बना, कोट 5 π/6। ठीक, तो आपके सामने केस बना कोट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कोट 5 π/6। ठीक है बेटे, तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 π/6, 2 3 जा 6, 3 को इधर भेज देते हैं। ये इक्वेशन बन गई बेटा, याद रखना। यहां पर और एक बार और लिखता हूं, अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, यहां से अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, 5 π/3। ये केस आपके सामने बन रहा है। ठीक, चलिए
अभी आगे बढ़ते हैं, इस केस को और ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटे, ये माइनस का रूट 3 था। आपके सामने केस बना अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 5 पाई बाई 3। 3 को इधर भेज देते हैं, 3 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 5 पाई। ठीक, सवाल ये है कि इन्होंने साइन और साइन 3 अल्फा और साइन 3 बीटा में रिलेशन बताया है, जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। पैटर्न को ऑब्जर्व करने का तरीका यह है कि आप उसके ऑप्शन को जरूर चेक करें। ऑप्शन साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा, साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा, साइन 3 अल्फा साइन 3 अल्फा और 3 बीटा को अलग कर दो, दोनों का साइन ले लेते हैं। देखो 3 अल्फा को मैंने इधर लिख दिया 5 पाई प्लस 3 बीटा। ठीक है, अगर मैं इधर से साइन 3 अल्फा लिख दूं, क्या लिख दूं, साइन 3 अल्फा, और इधर भी साइन ले लूं साइन 5 पाई प्लस 3 बीटा, दोनों केस में साइन आ गया। ठीक, साइन 3 अल्फा इक्वल्स टू साइन 5 पाई प्लस 3 बीटा। ये साइन 3 अल्फा तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लेकिन साइन 5 प्लस 3 बीटा क्या आएगा? क्या ये कोस 3 बीटा आएगा, क्या साइन 3 बीटा आएगा, क्या माइनस साइन 3 बीटा आएगा? इसकी कंफ्यूजन को कौन दूर करेगा? जिंग 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 जिंग, कैसे सोचेंगे? सोचो, यही सोचना है। तो अब बताते हैं तुम्हें। 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। ठीक, अब देखो जब पाई और 2 पाई होते हैं तो उन पर निष्पत्ति नहीं बदलती है। निष्पत्ति क्या होती है भाई? जो साइन है साइन को साइन में ही रहने दो। हिंदी बोल रहा हूं, बिल्कुल शुद्ध हिंदी। साइन को साइन में रहने दो, जैसे साइन पाई प्लस थीटा साइन पाई माइनस थीटा। ठीक, ऐसे ही करते थे। हमने अभी भी लिखा यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव था, मान लो साइन और कोसेक पॉजिटिव था, है ये वाला टेन और कोट पॉजिटिव था। अगर मैं यहां पर लिखूं एक टर्म साइन पाई प्लस थीटा, इस टर्म को हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता है नहीं, नीचे वाली को जगह ज्यादा चल रही है ना। अगर मैं यहां पर लिखूं साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा या साइन पाई प्लस थीटा। ठीक, साइन पाई माइनस थीटा जो हुआ करता था वो आपका पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसी वजह से ये वाली टर्म कैसी आई? पॉजिटिव आ गई। ठीक, साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि ये वाली टर्म कैसी आई? नेगेटिव, क्योंकि टेन और कोट ही तो पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो ये वाली टर्म कैसी आई? नेगेटिव। लेकिन ये हमने पाई पर ऑब्जर्व किया है, 5 पाई पर ऑब्जर्व नहीं किया है। 5 पाई पर चलते हैं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। 5 पाई यहीं आ गया, जहां पर पाई था वहीं 5 पाई आ गया। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई। 5 पाई प्लस थीटा, अब बताओ साइन 5 पाई प्लस थीटा क्या होगा? टेन थीटा कोट थीटा के क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी कि नेगेटिव का आएगा, यानी कि नेगेटिव का आएगा, यानी कि नेगेटिव। माय गॉड, आगे बढ़ते हैं। साइन 5 पाई प्लस 3 बीटा माइनस का साइन 3 बीटा, इधर ले आओ, इधर ले आओ। साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा इक्वल्स टू 0। कैसा लगा? जबरदस्त। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक, नहीं आया तो कोई नहीं, ऐसे टेंशन वेंशन लेने का नहीं, जबरदस्त मेहनत करने वाले हम लोग। ठीक, नेक्स्ट केस पर चलते हैं। पहला वाला सवाल अच्छा था, आई होप सो। दूसरे केस पर चलते हैं, 192 पर। तो इस वाले केस को थोड़ा इजी लेते हैं। हाँ, काफी देर हो गई टफ क्वेश्चन करते हैं। इस वाले केस को थोड़ा सा आसान लेता हूँ, थोड़ा सिर्फ सोचने वाला लेता हूँ ताकि 5 मिनट में हो जाए। 192, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x satisfying log
यहाँ पे छोटा सा बेस में cos x अंदर sin x प्लस log छोटा सा यहाँ पे sin x अंदर cos x log a b जो करके लिखते थे हम, ठीक, इक्वल्स टू 2 इज ठीक। ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर 4 5 और उनमें से मैं ऑप्शन लिखता हूं। पहला है π/2, दूसरा ऑप्शन है π/3, तीसरा ऑप्शन है π/4 और फोर्थ ऑप्शन है π/6। इसमें एक बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है जो आपने बहुत पहले पढ़ रखी है, log a b बेस a अंदर b log बेस a b। लॉगरिथमिक करिए, पढ़ाई करिए लोग वाले। ये आईसीएसई बोर्ड में तो बहुत बड़ा कंटेंट दे रखा है लोग का, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा सा कम कर रखा है, ये थोड़ी गलत बात है। सीबीएसई बोर्ड में मुझे लगता है लोग वाला पार्ट पोर्शन थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। log a b के फॉर्मूला क्या होता था, log b अपॉन log a, कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। log a बेस में और b अंदर, तो इसे कैसे लिखते थे, log b अपॉन log a। इसकी और क्या प्रॉपर्टी होती थी, log बेस में कुछ भी रखो, a b अगर लिखा हुआ है तो इसे हम प्लस करके लिख दिया करते थे, log a प्लस log b, ठीक। अगर यहाँ पर कुछ लगा हुआ नहीं है तो वो मतलब नेचुरल में होता था या log बेस 10 माना जाता था। आप किसी एक को कैरी करके चल सकते हैं। फिलहाल हम इसमें कुछ भी कैरी नहीं करेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे। ये वाले केस जब मैं log पढ़ाऊंगा तो सब चीज के लिए कर दूंगा, जड़ से बिल्कुल दिमाग से बाहर आ जाएगा कि ये हमने पढ़ा कैसे है। दिमाग के बाहर नहीं, दिमाग के अंदर चला जाएगा। log a माइनस log b, ये 3-4 फॉर्मूले हुआ करते थे, इसमें जनरली जो फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला आई होप सो पहला वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला ये वाले ध्यान रखिएगा, log बेस a और अंदर b log b अपॉन log a, ठीक। लिखते हैं केसेस, इसे क्या लिख सकते हैं, log sin x अपॉन log cos x, ठीक, प्लस log cos x अपॉन log sin x, ठीक। अब इसकी वैल्यू एक्चुअली 2 लानी है, आइडियली 2 लानी है। आइडियली 2 लाने के लिए आपको या तो दोनों टर्म 1 1 हो, या एक 3/2 एक 1/2 हो, या और ऐसी कोई टर्म हो, ऐसे जब भी तो आंसर आएगा, बाहर निकल करके आएगा। लेकिन इस केस में और क्या अच्छी बात है, इसमें साइन और कोस दे रखा है। क्या कोई एक ऐसी वैल्यू है जहां साइन और कोस की वैल्यू सेम आ जाए? साइन की वैल्यू जब 0 होती है तो कोस की 1 होती है। जब साइन 30 डिग्री होता है, 30 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और उसकी वैल्यू होती है √3/2। लेकिन log के अंदर अगर मैं साइन 30 रखूं, यानी कि अगर मैं इसको वेरीफाई करूं, मान लो साइन π/2 को वेरीफाई करता हूं, साइन log π/2, साइन π/2 की वैल्यू कितनी हो गई 1, log 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। लेकिन उस केस में जब आप नीचे log cos 1 π/2 वेरीफाई करेंगे तो log के अंदर ये वाली टर्म कितनी हो गई 0, क्योंकि log cos π/2 पर जो वैल्यू दिखाता है वो तो 0 दिखाता है। और log के अंदर कभी भी कोई 0 वैल्यू क्या वेरीफाई होती है? नहीं। log का अगर आपको डोमेन याद हो या उसकी रेंज भी याद हो, log के अंदर हमेशा 0 से बड़ी ही वैल्यू रखनी है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो log का जो याद हो, अगर आपको इसका डोमेन क्या था, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 करवाया है हमने। डोमेन और रेंज की बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई थी, बहुत जबरदस्त, शायद आपको मिल जाए। तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही वेरीफाई नहीं हो रहा। अगर मैं साइन 45 को चेक करूं, साइन 45 पर वैल्यू 1/√2, cos 45 पर वैल्यू 1/√2, वेरी गुड। मैं इसको रखता हूं π/4, इसको रखता हूं π/4। साइन 45 वैल्यू कितनी आ रही है, log 1/√2, log 1/√2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कट गया, कितनी वैल्यू आ गई 1, साइड वाली कितनी आ गई 1, कितना आ गया 2। तो ये जो केस था ये एक प्रकार से वेरिफिकेशन का वाला केस था। इसमें दोनों ही वैल्यू को π/4 रख करके आप उसको सोल्व कर सकते थे और 1/√2 कट जाता तो उसका आंसर 2 आ जाता। तो ये वाला केस कौन सा बना, π/4, ठीक। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व रखें कि जब कुछ आंसर ना मिल रहा हो तो उस केस में हमको पहले जाना है, ऑब्जर्व करना है कि वहां पर किस चीज की कमी पड़ रही है। अगर कोई इक्वेशन सोल्व नहीं होती मान लीजिए, तो उसमें पहले चले जाइए और चेक करिए कि कहीं पर कोई टर्म 0 तो नहीं बन रही है,
कोई टर्म पॉजिटिव तो नहीं लानी है, कोई टर्म नेगेटिव तो नहीं लानी है, या कोई टर्म इक्वल तो नहीं बनानी है। जब कोई इक्वेशन सोल्व नहीं होती तो केस यहीं जाके अटकता है, और जनरली केस ऐसे ही बनते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।